आज हम सीखेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं। हमको पता है कि सर्कल एक ऐसी शक्ल होती है जिसमें एक मरकज़ होता है और मरकज़ से लेकर किसी भी पॉइंट तक का फासला एक जैसा होता है। सर्कल इस कायनात में बहुत अहम है। मैथ में भी, मैथ में जब हम एंगल बनाते हैं तो हम सर्कल से शुरू होते हैं। सर्कल में कहाँ आ जाते हैं? बात ट्राइंगल की हो रही होती है, ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में सर्कल कहाँ से आ गया? सबसे पहली चीज़ ये देख लें, जब भी हम एंगल बनाते हैं तो एंगल में सर्कल मेजरमेंट आ जाती है। ये पूरा सर्कल ही होता है, तो उसी से हमने देखना होता है कि सर्कल का कौन सा हिस्सा बन रहा है ये। ठीक है, आधा सर्कल होगा तो 180 होगा, पूरा सर्कल होगा तो 360 होगा। उस हिसाब से एक दायरे के अंदर 360 डिग्रियाँ होती हैं, तो उस हिसाब से हम एंगल देखते हैं, एंगल चेक करते हैं। ठीक है, जब एंगल पे बात आती है तो क्या बनता है? सर्कल ही बनता है। अब सर्कल का एरिया हमने पढ़ा है कि पाई आर स्क्वायर होता है। सबसे पहले हम देखेंगे पाई क्या है, रेडियस क्या है। रेडियस तो हम सर्कल के मरकज़ से लेकर इसी पॉइंट तक के फासले को रेडियस कहते हैं। अब एरिया ये कैसे बना था? सबसे पहले हम ये देख लें कि दायरे की जो बैरूनी लंबाई है, दायरे का जो साइज़ है, इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, सी। जो भी दायरे की बैरूनी लंबाई है। अब एक दायरा है, उसका रेडियस ये है, छोटा सा दायरा है, रेडियस थोड़ा है तो उसका जो गुलाई होगी वो भी थोड़ी होगी। रेडियस ज़्यादा है तो गुलाई भी ज़्यादा है। और रेडियस का डबल जो है ना, उसको डायमीटर कहते हैं। ये वाला, ये एक सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, यानी डायमीटर डबल रेडियस के बराबर होता है, 2r के। बाहर तो जो गुलाई है इसकी, इसको हम सी कहते हैं, सर्कमफ्रेंस, जिसको उर्दू में मुहीत कहते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि जितना डायमीटर ज़्यादा होगा उतना ही सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होगा। मैथ के अंदर जब हम दो चीज़ों का तल्लक देख लेते हैं कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है या एक के कम होने से दूसरी भी कम हो रही है, तो दोनों के दरमियान एक ख़ास रेशो होती है, एक कांस्टेंट रेशो होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, एक एग्जांपल मैं रोज़मर्रा ज़िंदगी से बताता हूँ कि आप 500 रुपये देते हैं दुकानदार को और वो आपको 10 कापियाँ देता है। अगर आप 200 रुपये देते हैं तो वो आपको कितनी कापियाँ देगा? 4 कापियाँ देगा। इसका मतलब एक कापी 50 रुपये की है। रेशो इधर भी 50 ही है, रेशो इधर भी 50 ही है। अगर आप 300 रुपये देंगे तो वो 6 कापियाँ देगा। रेशो इधर भी कितनी है? 50 ही। वो रेशो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, ये तब होता है जब हम दो मकदारों का तलक देख रहे हैं और दोनों का तलक एक जैसा हो, एक के बढ़ने से दूसरी भी उसी रेशो से बढ़ रही हो। जितनी कापियाँ बढ़ेंगी उतनी प्राइस बढ़ेगी। 4 कापियाँ होंगी 200 की, 50 की एक होगी ना। 10 कापियाँ कितने की होगी? 500 की। 6 कापियाँ कितने की होगी? 300 की। तो सबका रेट तो सेम ही है, 50 रुपये पर कापी। वो 50 जो वो रेशो है असल में दोनों मकदारों की, प्राइस की और कापियों की तादाद की। इसी तरह एक गाड़ी अगर 1 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर चलती है तो 2 लीटर में 100 किलोमीटर चलेगी। 3 लीटर में उस हिसाब से 150 चलेगी। तो 1 लीटर की प्राइस, 1 लीटर की जो एवरेज है उसकी 50 है, तो वो रेशो कांस्टेंट ही रहनी है। 1000 का पेट्रोल डलवाएंगे, 2000 का, 500, जितना भी, वो रेशो चेंज नहीं होगी। अब इस दायरे के अंदर जितना डायमीटर चेंज हो रहा है उतना ही सर्कमफ्रेंस बढ़ रहा है। ऐसी है ना, जितना डायमीटर चेंज होगा उतना सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान एक ख़ास रेशो है। दायरा छोटा हो बड़ा हो, रेशो चेंज नहीं होगी। उस रेशो का हमने नाम रख लिया वो पाई। पाई क्यों रखा था? कांस्टेंट की आमतौर पे तो वैल्यू आ जाती है, जिस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास ना हो उसका हम कोई नाम दे लेते हैं ताकि आगे चलता रहे। ठीक है, जिस चीज़ का कोई हल नहीं है। मैथ के अंदर 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसका कोई हल नहीं मिला हमें। काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जो भी नहीं, ई का हमें नहीं पता, योटा योटा ही रहता है। क्यों? अगर होता तो उसकी वैल्यू लगा देते। ठीक है, वैल्यू नहीं है इसीलिए तो हमने लेट किया हुआ है। तो पाई की वैल्यू कहते हैं जी 22/7 है, 3.14 है। ये अप्रॉक्सीमेटली हैं, करीब करीब वैल्यूज़ है। असल वैल्यू इसकी पूरी नहीं निकलती, इसीलिए तो पाई रखा। अगर 22/7 ही होती तो हमें पाई रखने की क्या ज़रूरत थी? 22/7 ही लिखते। तो पाई इसीलिए रखा है। समझ आ गई? अब आप कहेंगे ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सी को नोट करें, सी की मेजरमेंट करें, डायमीटर की करें, दोनों को डिवाइड करके पाई निकालें। कौन सा मुश्किल काम है?
मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कि जब हमने सर्कमफ्रेंस की वैल्यू ली पॉइंट में आ गई, पूरी नहीं आती। डायमीटर के लिए दोनों की मतलब इसकी पॉइंट में भी पूरी नहीं आई, एक की मुकम्मल नंबर आ गई, डायमीटर की 4 आ गई, इसकी मुकम्मल नंबर आई नहीं, 12 कुछ 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 चलता गया, पॉइंट में भी पूरा कोई एक पॉइंट पे जाकर रुकी नहीं वैल्यू। ठीक है, ये दायरा बना के मैथमेटिशियन ने कंप्यूटर के ऊपर चेक किया था, ये कभी भी ख़त्म नहीं थी होती, 1 लाख इनसे तक भी ख़त्म नहीं हुई, 3.14 15 9 चलता गया। एंड पे जाके उन्होंने इसका नाम रख दिया पाई। पाई दायरे के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, पाई ग्राफ दायरे ग्राफ को कहते हैं, और है भी बहुत इंपॉर्टेंट। कायनात की ज़्यादा चीज़ें सर्कुलर हैं, सूरज, ज़मीन, चाँद, हर चीज़, जितने सितारे हैं, सियारे हैं, सारे गोलाई के अंदर है। ठीक है, एटम से लेकर न्यूक्लियस तक हर चीज़ दायरे में है, और दायरे का कांस्टेंट क्या है? पाई है। कांस्टेंट की आपको समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। ये तो हमें समझ आ गई कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की एक खास रेशियो, इसको हम क्या कहते हैं? पाई। सर्कमफ्रेंस किसके बराबर आ गया? डी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, डी मल्टीप्लाई पाई। और डायमीटर डबल रेडियस को कहते हैं, 2r को। तो डायमीटर की जगह 2r आ गया, 7 पाई, तो इसको हम तरतीब से लिख लेंगे 2 पाई r। ये आ गया सर्कमफ्रेंस पूरे दायरे का। क्लियर होगी बात? अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो एक रेक्टेंगल होती है सीधी सीधी, उसका एरिया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। इस दायरे को भी हम थोड़ी सी शेप ऐसी दे लेंगे कि ये एक रेक्टेंगल की शक्ल में बन जाए, और बाद में उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज़रब करके हम एरिया निकाल लें। हमारे पास ये दायरा है जिसका रेडियस r है और सर्कमफ्रेंस सारा क्या है? c है। हमने क्या किया, इस दायरे के 4 टुकड़े कर लिए। पहला टुकड़ा ये वाला, दूसरा टुकड़ा ये वाला इधर लगाया, तीसरा टुकड़ा, पहला टुकड़ा हमने थोड़ा सा ऐसे करके लगाया, ऐसे। दूसरा टुकड़ा ऐसे, तीसरा इधर लगा दिया, और चौथा इधर लगा दिया। अल्टरनेट लगाते गए। 4 टुकड़े करने से कुछ शक्ल हमें सीधी नहीं मिली। हमने क्या किया, हमने 8 टुकड़े कर लिए। ये दायरा था, 4 हो गए, 8 हो गए। अब ये पहला टुकड़ा जो था हमने ऐसे लगा दिया, दूसरा इसके उल्ट लगा दिया इधर करके, तीसरा इधर लगा दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, चौथा इधर लगा दिया, पांचवा इधर उल्ट करके लगा दिया, छठा इधर लगा दिया, सातवां इधर लगा दिया, और आठवां इधर लगा दिया। अब ये थोड़ी थोड़ी रेक्टेंगल बन रही है। 4 टुकड़े किए थे तो सही नहीं थी बनी, 8 से थोड़ी सी क्लोज क्लोज बन गई है। हम 8 नहीं करते, हम 16 कर लेते हैं। 16 करने से क्या बनता है? यही सर्कल है। 4 हो गए, 8 हो गए, 16 टुकड़े हो गए। अब पहला टुकड़ा ऐसे बनाया, ऐसे, दूसरा इधर बना लिया, तीसरा इधर बना लिया, चौथा ऐसे हम बनाते गए सारे के सारे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये रेक्टेंगल की शक्ल बन गई। अगर हम 16 के बजाय 32 बना लें, चौरस बना लें, ज़्यादा करते जाएंगे तो ये मज़ीद क्लोज होके एक रेक्टेंगल ही बन जाएगी। अब देखना यह है कि रेक्टेंगल की हमें लंबाई और चौड़ाई का पता होना चाहिए, और जो इसकी चौड़ाई है वो असल में रेडियस ही है। ऐसे ये टुकड़ा है ना, हमने ज़्यादा किया था ये वाला, और यही रेडियस होता है। तो ये तो हो गया रेडियस। अब इधर वाले हिस्से क्या हैं? इधर वाला हिस्सा जो था वो ये वाला हिस्सा था जो गोलाई थी सर्कमफ्रेंस की।
अब सर्कमफ्रेंस आधा इधर आ गया और आधा इधर आ गया, टोटल सर्कमफ्रेंस सी होता है ना, तो C/2 इधर आ गया और C/2 ही इधर आ गया। आधा सर्कमफ्रेंस इधर और आधा इधर, आधे के लिए 2 पे डिवाइड करते हैं, इधर भी C/2 इधर भी रेडियस इधर भी रेडियस। तो ये एक क्लोज शक्ल बन गई है बिल्कुल। जितना ज़्यादा कर देंगे टुकड़े हम, जितने मर्जी 1000 कर दें, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल क्लोजली एक रेक्टेंगल बन गई है। अब क्या किया, इसका एरिया निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ होगी C/2 और विड्थ होगी R। अब इस C की वैल्यू हम 2πr इधर पुट कर देते हैं। C की वैल्यू होती है 2πr/2 मल्टीप्लाई R, 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई R और R स्क्वायर, तो ये एरिया ऑफ सर्कल आ जाता है πr स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक मेथड और भी है, वो भी इजी है, लेकिन ये सबसे इजी है।